कैसे हो यार आप सारे। इस पूरी वीडियो में मैं कोई इंट्रो नहीं देने वाला। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, आपको एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी। और जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये सारी बातें आपको पता ही नहीं थी कि ये सब कुछ हो रहा था। हिंदू मंदिर पर हमले का नया वीडियो सामने आया। An American singer, Mary Milben, who's called on world leaders to condemn the attacks on Hindus taking place in Bangladesh. Violence emboldened radical Islamists and frightened minorities. The persecution of minority Hindus. जैसा आपने थंबनेल में या टाइटल में देख लिया होगा, बांग्लादेश में जो हुआ या पाकिस्तान में जो हुआ, जो हिंदूज की पॉपुलेशन बहुत तेजी से रिड्यूस करती चली गई, वो ऐसे ही नहीं हुआ। वो एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के तहत हुआ। और वो प्लानिंग क्या थी, वीडियो के आखिरी तक आपको समझ में आ जाएगा। ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो 1947 में हो गया था, लेकिन 1971 तक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों ही पाकिस्तान थे। बांग्लादेश उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ 1971 में, जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर किया और फिर बांग्लादेश लिबरेट हुआ, आजाद हुआ, अलग हुआ। खैर, आज़ादी के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो दोनों जगह पे हिंदू और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी, तो लोग माइग्रेट बहुत ज्यादा गिनती में कर रहे थे। पाकिस्तान से हिंदूज यहाँ आते थे इंडिया में, और इंडिया से जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान माइग्रेट करते थे। अब जब ये माइग्रेशन बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में हो रहा था, तो जितने भी लोग ये ट्रेवल कर रहे थे, जो लाखों की गिनती में थे, इनकी जमीन जायदाद भी थे। अब ये जमीन जायदाद खाली पड़ते जा रहे थे। उस टाइम पे सिचुएशन बहुत केओस की थी। हर किसी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, और डॉक्यूमेंट्स होंगे भी तो भी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पावरफुल और इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी कि पता चल सके कि भाई हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो इस आदमी की प्रॉपर्टी है। इस वजह से उस टाइम पे इतनी केओस हुई कि जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए थे, उस पे किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने कब्जा नहीं किया तो गवर्नमेंट ने उस पे कंट्रोल जमा लिया। और ये जो प्रैक्टिस थी, ये केओस था, कब्जा करने का उन लोगों की जमीन पे जो माइग्रेट कर चुके हैं, ये दोनों तरफ होता था, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। अब जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान बोल रहा हूँ तो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान भी है और ईस्ट पाकिस्तान भी है, जो बाद में बांग्लादेश बना। अब ऐसे में इंडिया में तो वक्फ बोर्ड बन गया था 1954 में। हालांकि वक्फ बोर्ड जो है वो यहाँ इंडिया के जो मुस्लिम्स छोड़ के गए थे पाकिस्तान, उनकी जमीनों को डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं कर सकता था या बचा सकता था कब्जा होने से, लेकिन जो जमीन किसी रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट करी गई हो, या पहले कभी वहां पे मदरसा रहा हो, या फिर इस्लामिक प्रैक्टिस या फेथ से रिलेटेड अगर कोई भी जगह है, उसको प्रोटेक्ट करने में वक्फ बोर्ड सक्सेसफुल हो रहा था। क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट के अंडर पास कर दिया गया था इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। करंट डे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिला के वहां ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे कब्जे चलते थे। वहां पे या तो हिंदुओं और सिखों की जो भी जमीनें थी, या तो वो डायरेक्टली कब्जा कर ली गई, या वो सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में आ गई। उसके अलावा और ज्यादा कोई खास ऑप्शन थे नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम और आप जैसे लोग जो हैं वो बहुत लकी हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश कहने को इंडिया से ही निकले हैं, लेकिन यहाँ कभी डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करी गई। हमारे देश में अगर कुछ लोगों को छोड़ दो तो मैक्सिमम लोगों की जो सोच है वो प्रोग्रेसिव है, वो आगे बढ़ने की है। ऐसे ही एक प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म से मेरे को आपको इंट्रोड्यूस कराना था। ये प्लेटफॉर्म है यूनिवेस्ट एप्लीकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप ये देख सकते हो कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन से शेयर्स बेच रहे हैं और कौन से शेयर्स खरीद रहे हैं। इनके 3 बड़े इंप्रेसिव फीचर्स हैं, जिनमें से पहला है शार्क पोर्टफोलियोज। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी, जो मार्केट में बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। इनके पोर्टफोलियोज को ट्रैक करके आप ये भी देख सकते हो कि स्मार्ट मनी जा कहाँ रहा है। यूनिवेस्ट एप्लीकेशन पे आप सब देख सकते हो कि इन्होंने कौन सा शेयर्स कब खरीदे, कब बेचे, और इनका जो होल्डिंग्स हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। दूसरा आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंडिया के बाहर के वो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, जो इंडियन मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। और जब ये इन्वेस्टर्स किसी इंडियन कंपनी में पैसा डालते हैं तो एक अच्छा सिग्नल होता है। यूनिवेस्ट एप्लीकेशन पे आप ये भी फ्री में ट्रैक कर सकते हो कि ये लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा आता है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स। जब म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड्स किसी कंपनी के बड़े हिस्से के मालिक बनते हैं तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सिग्नल होता है। यूनिवेस्ट एप्लीकेशन में आप इनके भी होल्डिंग का पैटर्न देख सकते हो इजीली, जैसे किस स्टॉक में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और किस में घटाया। यूनिवेस्ट एप्लीकेशन में आपको स्क्रीनर्स सेक्शन ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जहां पे आप हाई डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, लो डेट मिड कैप्स और फंडामेंटली जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है उन सब के बारे में देख सकते हो, और सब कुछ फ्री। तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप यूनिवेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और 7 दिन के लिए जो इनके पेड फीचर्स हैं उनका फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। और स्पेशली मेरे यूजर्स के लिए यूनि रिसर्च ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सेबी रिसर्च एनालिस्ट्स द्वारा 5 फ्री ट्रेड आइडियाज भी मिलते हैं। अगर आप यूनि रिसर्च का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 80% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। खैर, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। वापस आते हैं टॉपिक पे। अब तक आप ये समझ गए
कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का इंडिया से अलग होने के बाद जो माइग्रेटेड लोग थे उनकी प्रॉपर्टीज पे पाकिस्तान वाले एरियाज में या तो रैंडमली कोई भी इंसान उठ के कब्जा कर ले रहा था या गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही थी। इंडिया में चीज़ें सिस्टमैटिक थी, इंडिया में गवर्नमेंट ही सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल में लेती थी और ये सारा कुछ ऑलमोस्ट ऐसे ही चलता रहा जब तक साल 1965 नहीं आया। आप लोगों को पता होगा कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी अच्छी खासी। अब वो वॉर मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल वॉर जब खत्म हुआ तो इंडिया उस वॉर को जीत गया था। अब हालांकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस बात को 100% एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसका रीजन है कि उनको बताया ही वो गया है कि पाकिस्तान जीता था, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तानी सिटीजन्स इस बात को समझें कि जब भी कभी वॉर होता है और कोई एक कंट्री, लेट सपोज कंट्री ए है, वो कंट्री बी पे अटैक करता है, तो कंट्री ए यहाँ पे पाकिस्तान था जिसने इंडिया पे अटैक करने की शुरुआत करी थी। अगर कंट्री बी अपने आप को डिफेंड करने में 100% सक्सेसफुल हो जाए, और यहाँ 1965 में तो इंडिया ने सिर्फ डिफेंड नहीं किया था, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर भी चला गया था, लेकिन फिर भी अगर कंट्री डिफेंड करने में भी सक्सेसफुल हो जाए तो वो कंट्री जीता हुआ मान लिया जाता है। खैर इन सारी बातों में नहीं पड़ते। खैर 65 के वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एक एक्शन लेने की, जो एक्शन वो कभी पहले नहीं ले पा रहे थे, और वो एक्शन था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन को कम करने में एक सिस्टमैटिक अप्रोच का पहला बेसिक स्टेप था। आगे आपको समझ में आएगा कैसे। 1965 की जब तक इंडिया और पाकिस्तान की वॉर नहीं हो गई, उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान ऐसे कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन फुल फ्लैश दुश्मन भी नहीं थे, और पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो इंडिया को डायरेक्टली दुश्मन करार कर दे या फिर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जैसे एक्ट को लॉन्च कर दे। लेकिन 65 की लड़ाई के बाद उनको ये मौका मिल गया। वो पब्लिकली बाहर के कंट्रीज में ये बोल सकते हैं कि भाई हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हमने ये एक्ट लागू करा है। अब यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट एक्चुअल में है क्या। 6 सितंबर 1965 को ये एक्ट लागू करा गया था पाकिस्तान द्वारा, जो पाकिस्तान और करंट बांग्लादेश दोनों जगह पे लागू कर दिया गया था। इस एक्ट के हिसाब से कहानी बहुत ही सिंपल थी, और सिंपल नहीं भी थी तो भी मैं आपको सिंपल करके ही समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन को या फैमिली को एनिमी डिक्लेयर कर सकती है अपने एनालिसिस के बेसिस पे, और अगर एक बार किसी को उन्होंने एनिमी डिक्लेयर कर दिया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी जायदाद, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वो सारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी, और उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। आप उसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ऑफिशियली इस एक्ट को लागू करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक्सप्लेनेशन ये थी कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमने लागू करा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया गए हैं या बांग्लादेश छोड़ के इंडिया गए हैं, अब उनकी जो प्रॉपर्टी खाली रह गई है, अब वो इंसान दोबारा उस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो इंडिया चला गया। तो अब हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है अगर वो वापस आके क्लेम करे कि मेरी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को किसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दे इंडिया की हेल्प करने के लिए। खैर ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन थी इस एक्ट की। ऑन ग्राउंड और जो रॉ एक्सप्लेनेशन होती है उसमें दो बेसिक रीजंस थे इस एक्ट को पास करने के। पहला तो ये कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि भाई जो जमीन बच जाती है उस पर कोई भी जाके कब्जा कर ले, कोई भी जाके क्लेम कर ले, फिर वो चाहे पाकिस्तानी सिटीजन ही हो। दूसरा ये कि जो हिंदू पॉपुलेशन थी उस टाइम पे 1965 के टाइम पे पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन इतनी खास नहीं बची थी, लेकिन जो बांग्लादेश वाला रीजन है उसमें अभी भी 25 से 30% पॉपुलेशन हिंदू थी, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यहाँ पे मेजर इशू ये था कि हिंदू पॉपुलेशन को यहाँ पे पॉलिटिकली वीक करना है। और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है क्योंकि ऑफिशियली तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी में हर इंसान का एक वोट होता है, और एक वोट की एक ही पावर होती है। मतलब जितने ज्यादा आपके वोट होते हैं उतनी ज्यादा आपकी पावर होती है उस कंट्री में। अब ऑफिशियली तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान ही थे उस टाइम पे, बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता था, तो दोनों जगह पे जो इलेक्शंस होते थे वो सेम ही इलेक्शंस थे, और उससे एक ही प्राइम मिनिस्टर बनना था फ्यूचर में। तो उस टाइम पे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उसको ये अच्छे से पता था कि बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू सिटीजन्स हैं वो कभी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी जो उस टाइम पावर में थी उसको सपोर्ट नहीं करने वाले। तो इससे उन्हें ये तो क्लियरली पता था कि हिंदूज के वोट्स को या हिंदुओं के हक को, राइट्स को उन्हें किसी भी तरीके से अपीज करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उन्हें पॉलिटिकली वीक करना है, और पॉलिटिकली वीक करना डेमोक्रेसी में सिंपल मीनिंग होता है कि उनकी पॉपुलेशन को डिमिनिश करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश में उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी अवामी लीग, जिसको मुजीबुर रहमान लीड करा करते थे, और वेस्ट पाकिस्तान की साइड में अयूब खान ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को गिरा दिया था। अयूब खान खुद प्रेसिडेंट बन गए थे, तख्ता पलट कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्यूचर में इलेक्शंस होने वाले थे उसको सोचते हुए हिंदुओं को पॉलिटिकल पावर देना किसी भी तरीके से पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, वेस्ट पाकिस्तान वाले ऑफिशियल्स या फिर मिलिट्री, उनके फेवर में नहीं था, उनके किसी काम का नहीं था। खैर 65 की लड़ाई के बाद जब पाकिस्तान ने एनिमी एक्ट लगा दिया, लागू कर दिया, तो 1968 में इसके जवाब में इंडिया ने भी एनिमी एक्ट को लागू कर दिया। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के एनिमी एक्ट में जमीन आसमान का अंतर था। पाकिस्तान का जो एनिमी
एक्ट था वो सीधे सीधे हिंदुओं को मार्जिनलाइज करने का था, उनके पॉलिटिकल पावर, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन उसको वीक करने का था। वहीं इंडिया ने जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू करा उसका एक पर्पस तो पाकिस्तान का रिप्लाई था। दूसरा, इंडिया के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी कि इंडिया से जो लोग छोड़ के जा चुके हैं उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। उसके अलावा इंडिया में रहने वाले किसी भी सिटीजन, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए ये थी कि इंडिया में जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो सिटीजन्स हैं, उनसे इस एक्ट का कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी खड़े होकर एनिमी डिक्लेयर नहीं करेगी। ये एक्ट सिर्फ उन लोगों पे लागू होगा जो इंडिया से छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को कंट्रोल में तो लेना ही पड़ेगा। वहीं पाकिस्तानी एनिमी एक्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जिसे उन्होंने एनिमी डिक्लेयर कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी गई और कोई लीगल चैलेंज आप कर नहीं सकते। इंडिया में तो इनफैक्ट अगर आप छोड़ के जा भी चुके हो तब भी आप कोई ना कोई लीगल तरीका ढूंढ सकते हो चैलेंज करने का कोर्ट में, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये कोई चॉइस अवेलेबल नहीं थी। इस एक्ट के आने के बाद और ये पूरी सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद करंट डे बांग्लादेश से हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होनी स्टार्ट हो गई। 1965 से पहले अप्रोक्सीमेटली 22-25% हिंदूज पॉपुलेशन हुआ करती थी। 1974 आने तक ये पॉपुलेशन सीधे गिर के 14.6% हो गई और 1991 तक ये पॉपुलेशन सीधे 9% हो गई। और ये बहुत ही बेसिक सी बात है, आप समझ ही सकते हो कि कोई भी इंसान अगर किसी जगह पे रहता है, लेट सपोज कोई हिंदू या सिख पाकिस्तान में रहता है, वो वहीं इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उसको वहाँ की जमीन पसंद है, जिस जमीन पे उसने रोटी खाई है, उसने रहा है, उसने मेहनत करी है, वहाँ पसीना बहाया है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आपकी जायदाद और जमीन ही ले ली जाए तो आपके पास क्या पर्पस रह जाएगा वहां रहने का। इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को कितना सिस्टमैटिकली लॉन्च करा गया और इससे कितना ज्यादा अत्याचार हिंदू पॉपुलेशन को फेस करनी पड़ी, इसका जब मैं आपको डेटा बताऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी काफी हद तक। ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं अबुल बरकत, ये जाने माने बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने कई साल की मेहनत करी स्टडी प्रिपेयर करने में और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी कि किस तरीके से ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है इसका इस्तेमाल करा गया हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने के लिए, एक सिस्टमैटिक अत्याचार। अबुल बरकत की रिपोर्ट के हिसाब से एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बांग्लादेश में 27 लाख हिंदू परिवारों में से 44% यानी 12 लाख हिंदू परिवारों को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत परेशान करा गया या फिर उनकी जमीनों को हड़प लिया गया। सीधे सीधे उनको एनिमीज डिक्लेयर कर दिया गया। लीगल चैलेंज ऑफ कोर्स वो कर ही नहीं सकते। अब आप इमेजिन करके देखो कि आप ऐसी सिचुएशन में होते, 44% कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, एक सिक्के के टॉस के बराबर, हेड या टेल। अगर आपने हेड मांगा और टेल आ गया तो आपकी जमीन जायदाद सीधे गायब। इसी रिपोर्ट के हिसाब से पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने 26 लाख एकड़ लैंड अपनी जो है वो गवा दी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गई। अगर 2007 के हिसाब से जब ये रिपोर्ट आई थी उस हिसाब से अगर इसका दाम लगाया जाए, वैल्यू निकाली जाए तो $55 बिलियन बनती है, जो बांग्लादेश की जीडीपी का 75% हिस्सा था। इमेजिन द पेन, द फीलिंग ऑफ सेपरेशन। ये जो आपके सामने आ रहे हैं ये हैं अमर्त्य सेन। कभी ना कभी आपने इनका नाम सुना होगा। इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है इकोनॉमिक साइंस में। अब इनके साथ सिचुएशन क्या थी कि इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी थी बांग्लादेश में और इनका जन्म हुआ था 1933 के टाइम पे। बस बात इतनी सी थी कि इनके फादर जो हैं वो वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो गए थे इनकी पढ़ाई लिखाई और इनकी पालन पोषण के लिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि 1933 के टाइम पे पूरा बंगाल एक ही था, कोई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। तो आप अगर बरेली से दिल्ली आके पढ़ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अमर्त्य सेन की पूरी प्रॉपर्टी बांग्लादेशी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई सीधे सीधे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की वजह से। अब आप सोच के देखो कि एक नोबेल प्राइज विनर किसी का एनिमी कैसे हो सकता है। बाद में 1999 के टाइम पे बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कुछ कोशिशें भी की कि किसी तरीके से अमर्त्य सेन की जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस कर दी जाए, लेकिन वो आज की डेट तक वापस नहीं हुई है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है और वही रीजन काफी सारे आंसर्स भी देगा आपके क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चंस आपको शायद आगे आए या अभी भी आ रहे हो। इसको बस ध्यान रखना आप अभी के लिए। ऐसे ही एक और इंसान थे धीरेन्द्र नाथ दत्ता। ये बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे, हिंदू पॉलिटिशियन बांग्लादेश में, और ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। फ्रीडम के टाइम पे भी इन्होंने अपना अच्छा खासा रोल प्ले किया था। इनकी प्रॉपर्टी बस इसलिए गवर्नमेंट ने कंट्रोल में ले ली क्योंकि ये गायब हो गए। इनकी बॉडी कभी मिली नहीं, ये किसी को दिखाई नहीं दिया उसके बाद। अब बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तानी आर्मी ने इनको गायब कर दिया, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी को ये कह के कंट्रोल में ले लिया गया कि इन्होंने देश छोड़ दिया है। एक और सताए हुए मनुष्य थे विक्रम हालदार।
इनके 3 बेटे थे और जो सबसे छोटा बेटा था वो इंडिया में पढ़ाई कर रहा था और उसी टाइम उसके फादर विक्रम हालदार की डेथ हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में जो 2 बेटे बचे उनकी प्रॉपर्टी तो शायद उनको मिल गई, लेकिन छोटा बेटा इंडिया में पढ़ रहा था, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लेती है इसी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। विक्रम हालदार के बाकी बेटों का कहना है कि एथिकली अगर ज्यादा से ज्यादा करना भी है तो छोटे बेटे की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों भाइयों में बांट दी जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कंट्रोल में पहुंच जाती है। ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं, लेकिन ये तो वो केसेस हैं जहां चीजें प्यार से हो गई, सॉफ्टली हो गई। हालांकि इसमें इमेंस लेवल ऑफ पेन है, लेकिन फिर भी ये चीजें सॉफ्टली हो गई। जबरदस्ती एनिमीज डिक्लेयर करके, अत्याचार करके तो इतने सारे लाखों केसेस हुए जिनकी गिनती ही नहीं है। ऐसे केसेस भी हैं जहां पे किसी भी इंडिविजुअल को एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया और बिना किसी एविडेंस के डिक्लेयर कर दिया गया, लीगल चैलेंज वो कर नहीं सकता और उसकी प्रॉपर्टी, उसका सारा जायदाद चली जाती है। इनफैक्ट ये भी छोटी बात है, खुलना, बारिसाल और चित्तगोंग इन डिस्ट्रिक्ट्स में कई सारे विलेजेस ऐसे थे, पूरे के पूरे गाँव को एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया और उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दिया गया। लेकिन यहाँ तक भी जो भी हुआ वो 1965 से 1970-71 का सफर था। तब बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता था और सब कुछ जो कर रही थी वो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही थी। अब इसी के पैरेलल जो 65 से 71 का सफर था, उस टाइम पे जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग और मुजीबुर रहमान, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री का जो कंट्रोल था पूरे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, उसका वो अच्छा खासा अपोज करते थे। उनका मानना था कि बंगालीज के राइट्स को दबाया जाता है और उसमें ऑफकोर्स बांग्लादेश के हिंदू भी इंक्लूडेड हैं। कई बार मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए स्टैंड लिया, उनके लिए भी कई सारी स्पीचेस दी। खैर, ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते हुए 1970 में इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पाकिस्तान ही है। इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए वो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट्स थे, क्योंकि 313 टोटल सीट्स थी इस इलेक्शन में, 313 और 167 सीट्स अवामी लीग जो बांग्लादेश की मुजीबुर रहमान की पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत जाती है। कहने का मतलब एक क्लियर मेजॉरिटी, कहने का मतलब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बांग्लादेश के एरिया से होगा। लेकिन ये चीज उस टाइम याह्या खान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, वो उनको मंजूर नहीं थी। उनको और बाकी जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे या फिर जो पावरफुल लोग थे जो वेस्ट पाकिस्तान में थे, उनको ये मंजूर नहीं होती। वो क्लियर कट मना कर देते हैं कि मुजीबुर रहमान और अवामी लीग की गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो सकती, इवन आफ्टर के उनको मेजोरिटी हासिल हो गई है। मतलब डेमोक्रेसी को टोटली तहस नहस कर दिया जाता है। और यही रीजन था कि बहुत लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं और फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है ताकि बांग्लादेश को लिबरेट करा जा सके, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करा जा सके। पाकिस्तान के 90,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स इंडिया के सामने सरेंडर करते हैं और बाद में बांग्लादेश लिबरेट हो जाता है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। अब यहाँ से सभी को ये एक्सपेक्टेड था कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट लगा रही थी वो यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया ने अवामी लीग की बहुत हेल्प करी है बांग्लादेश को लिबरेट कराने में। साथ में जो हिंदूज हैं उन्होंने भी अवामी लीग को अच्छा खासा सपोर्ट किया है। मुजीबुर रहमान हिंदूज के लिए स्टैंड ऑलरेडी ले ही रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऐसे ही लगा रहता है जैसे वो पहले था। बस हुआ तो सिर्फ एक छोटी सी चीज कि 1974 में इस एक्ट का नाम एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट में चेंज कर दिया जाता है। उसके अलावा इसके फीचर्स चेंज नहीं होते। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि मुजीबुर रहमान और अवामी लीग, जिनके पास हिंदुओं का वोट भी उनको मिलने वाला था, सपोर्ट भी मिलने वाला था, तो ऐसे कैसे हो गया कि ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कभी कैंसल आउट हुआ ही नहीं, या एटलीस्ट इसको मॉडिफाई करके सॉफ्ट कर दिया जाता, इंडिया के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जैसा कर दिया जाता, लेकिन ये ऐसा कभी करा ही नहीं जाता। ऐसा क्यों? इसका जो रीजन है वो सेम ही रीजन है इस बात का कि अमर्त्य सेन की जो प्रॉपर्टी है वो 1999 में जब बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने बोला था कि उनको वापस करने के तरीके ढूंढे जाएंगे, वो आज तक नहीं हुआ। इनके सेम ही रीजन है। जब हिंदुओं की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही थी, फिर चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी या बाद में बांग्लादेशी गवर्नमेंट थी, जो अप्रोक्सीमेटली 26 लाख एकड़ बनता है 2007 तक अबुल बरकत की रिपोर्ट के हिसाब से, तब ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट सीधे उन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल में ले रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट उन सारी प्रॉपर्टीज का करती तो करती क्या। मान लो कोई गांव है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, तो गवर्नमेंट उस गांव में करेगी क्या? वहां रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा क्या बना लेगी और कितनी जगह पे बनाएगी? लेट्स सपोज किसी शहर में कोई एक पर्टिकुलर घर है जो उनके कंट्रोल में आ गया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया उस प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, तो उस अकेले घर में वो क्या बनाएगी? तो इन प्रॉपर्टीज का क्या होता था? दरअसल इन प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके अलग अलग थे। वो नॉर्मल बांग्लादेशी सिटीजन्स में ही डिवाइड कर दिए जाते थे। डिवाइड कैसे होते थे? लेट सपोज मैं एक बांग्लादेशी मुस्लिम सिटीजन हूँ और एक हिंदू सिटीजन था जो छोड़ के चला गया, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। अब अगर मैं पड़ोसी हूँ तो मैं सीधे सीधे उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दूंगा। अब उस प्रॉपर्टी पे क्लेम शायद वो सही हो या शायद वो सही ना हो, लेकिन मैं फिर भी रिश्वत दे के उस प्रॉपर्टी को अपने हक में कर सकता हूँ।
खास करके तब जब ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा ईमानदार ना हो, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है उस पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, जो पावर में है, उनसे अगर मेरे अच्छे खासे लिंक्स हैं, सोर्सेस हैं, तो मैं उनके तहत उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कर लूंगा, छोटे मोटे पैसे दे दूंगा। खैर चाहे रिश्वत के तरीके से हो, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए हो या नेपोटिज्म को यूज करते हो। कई सारे तो ऐसे सीधे सीधे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में जो जमीनें हैं वो सीधे अपने नाम पे करा ली। तो इस सब के तहत जो प्रॉपर्टी है वो लोगों में बटी। और अभी एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके हक में जाएगी? सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स और सपोर्टर्स के हक में जाएगी जो पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पे रूल कर रही होगी, जो पावर में होगी। और वो कौन थी? अवामी लीग। अबुल बरकत की रिपोर्ट के हिसाब से माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदुओं की प्रॉपर्टी जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई थी, उसका सबसे ज्यादा फायदा या फिर यूं कह लो मिसयूज 44.6% वो अवामी लीग के लीडर्स ने ही किया। उन्होंने ही उसका फायदा उठाया। वही अवामी लीग जिसको हिंदुओं ने सपोर्ट किया था, वही अवामी लीग जो मुजीबुर रहमान की पार्टी है या शेख हसीना की पार्टी है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने यूज किया। कहने का मतलब कि अब अगर शेख हसीना या कुछ और पॉलिटिकल लीडर्स चाहें भी कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को कैंसिल आउट कर देना चाहिए, तब भी वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि अवामी लीग के खुद के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो खुद ही उन प्रॉपर्टीज को दबा के बैठे हुए हैं। और साथ में और पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं ही जिनको ऐसा माना जाता है कि यूजुअली हिंदुओं का सपोर्ट नहीं मिलता बांग्लादेश में। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच थी हिंदुओं के राइट्स को, हिंदुओं को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से कमजोर करने की, क्योंकि उनके पास तो वो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बची जिस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था 1971 के टाइम पे। और यही सही इस्कॉन पिक्चर में आता है। लेकिन इस्कॉन जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, या यूं मान लो कि इस्कॉन जो प्रैक्टिस करता है गौड़िया वैष्णविज्म यानी विष्णु भगवान की पूजा और कृष्ण भगवान की पूजा, उसका जो कल्चरल बेस है, जो स्टार्ट है, वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के एरिया से ही हुआ है। इसीलिए बांग्लादेश में इस्कॉन के 15 अच्छे खासे साइज के टेंपल्स अवेलेबल हैं। और ये हमें सबको पता है कि इस्कॉन के पास ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टी है वो भी अच्छी खासी होगी, और उसके पास जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी अच्छी खासी होगी। वैसे भी वो न्यूयॉर्क बेस्ड है, और इस्कॉन जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम नहीं करती, वो बांग्लादेश में सभी माइनॉरिटीज के लिए काम करती है। इनफैक्ट जब अभी बांग्लादेश में फ्लड्स वगैरह आए थे तो बिना रिलीजन को देखे इस्कॉन ही था जो हेल्प कर रहा था लोगों की। खैर मेन बात यह है कि इस्कॉन एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनॉरिटीज के लिए स्टैंड ले सकती है, उन्हें सपोर्ट कर सकती है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इतना केओस होने के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद, It's been a very dramatic day for Bangladesh, and that's putting it mildly. Their Prime Minister Sheikh Hasina has been ousted from power. The army has taken over the country. They have taken over the capital, Dhaka. एक और चीज, डोनाल्ड ट्रंप के 2 महीने बाद यूएसए में प्रेसिडेंट बनने इस अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की करंट बांग्लादेशी प्रेसिडेंट के साथ मिलती नहीं है, बहुत सारी उसकी भी हिस्ट्री अवेलेबल है, वो मैं कभी और बताऊंगा। खैर इस सारी केओस के सिचुएशन के बीच में शायद कुछ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक मौका दिखता है इस्कॉन को बैन करने की। क्योंकि अगर इस्कॉन को बैन करा दिया जाए या बैन ना कराया जाए, बस ये प्रूव कर दिया जाए कि वो किसी तरीके से बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, तो सीधे सीधे आप इस्कॉन को भी एनिमी डिक्लेयर कर सकते हो। और एक बार एनिमी डिक्लेयर हो गया तो वही सिस्टमैटिक अप्रोच जो बहुत लंबे टाइम से चलती आई है वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। इस्कॉन के खिलाफ जितनी भी चीजें बांग्लादेश में फिलहाल हुई, देखने से लगता है कि ये भी सिस्टमैटिक अप्रोच का वन ऑफ द एक लास्ट स्टेप देख के शायद ये इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। क्योंकि धीरे धीरे जो चीजें देखी जा रही है वो कुछ इसी तरीके से ही देखी जा रही है। जब शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया गया और उसके बाद में केओस हुआ, काफी हिंदुओं के खिलाफ काफी सारे रायट्स हुए कई जगह पे, तो उसके बाद में ढाका में और कुछ और एरियाज में, कुछ और सिटीज में बांग्लादेश के अच्छे खासे लेवल पे हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किए थे, साइलेंट प्रोटेस्ट थे, मार्चेस निकाले थे, कैंडल मार्चेस, और अच्छी खासी जनसंख्या अवेलेबल थी उस टाइम पे हिंदुओं की। और उन रैलीज को ऑर्गेनाइज कराने में एक प्रोमिनेंट हिंदू लीडर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी। शायद बांग्लादेशी गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि इतनी भारी संख्या में हिंदुओं को इकट्ठा करके अगर कोई लाया है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और इसी के बाद अभी कुछ ही दिन पहले चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को अरेस्ट कर लिया गया। चित्तगोंग में जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है ये उसके प्रेसिडेंट है, और साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनॉरिटीज के हक के लिए खड़ी होती है, बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोत। पहले इनका अरेस्ट हुआ, उसके बाद एक पेटिशन डाली गई हाई कोर्ट में, ढाका हाई कोर्ट में, कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए। उसके बाद
बाद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया कि हाँ इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए। एट द सेम टाइम ऐसी ऐसी रैलीज देखने को मिल रही है बांग्लादेश में जिनके जो वर्ड्स इस्तेमाल करे गए थे इस्कॉन फॉलोअर्स के अगेंस्ट, वो शायद मैं यहाँ आपको बोल के बता भी नहीं सकता क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर, इस सब के बीच में जहां ये सब कुछ लग रहा था कि सिस्टमैटिक अप्रोच को बहुत तरीके से प्लान करा जा रहा है और आने वाला टाइम बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उससे पहले ही फॉर्चुनेटली ढाका हाई कोर्ट ने जो अपील थी इस्कॉन को बैन करने की उसको रिफ्यूज कर दिया। लेकिन कोई भरोसा नहीं कि आगे आने वाले टाइम में इस्कॉन के खिलाफ फिर से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेथड्स को ट्राई करा जाए। जितना मैंने आपको बताया, मैंने बहुत ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करी, सिंपल समझाने की कोशिश करी कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी जिसकी वजह से बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे हिंदूज की डिमिनिश होती चली गई। अबुल बरकत की रिपोर्ट के हिसाब से 2016 में एक आर्टिकल छपा था जो कहता है कि बांग्लादेश में आने वाले 30 सालों में कोई हिंदू नहीं बचेगा, हिंदुओं की पॉपुलेशन नहीं बचेगी। उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 632 लोग डेली बांग्लादेश छोड़ रहे थे और आज के टाइम पे जब ये सारा केओस क्रिएट हो गया तो इस सब ने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है और फॉर श्योर जो बांग्लादेश के बाहर लोग माइग्रेट कर रहे हैं उसकी जो गिनती है वो तेजी से बढ़ती जा रही होगी। खैर, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया और जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे खुद को भी बड़ा बुरा फील हुआ कि मीडिया ये सारी बातें क्यों नहीं बताती। सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड एक्सप्लेनर्स, इंडिया में बैठे हुए लोग जिन्हें सच में इस बात की परवाह होनी चाहिए, वो ये सारी बातें क्यों नहीं बताते। खैर, धीरे धीरे इस चीज का मैं यूज्ड टू हो गया हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ अपनी जो गर्दन है वो शतुरमुर्ग की तरह रेत में ही दबा के खुश है। उन्हें खुशी रहने दो, जिन्हें थोड़ा फर्क पड़ता है उन्हें आप शेयर करो। खैर, that's it for today. See you in the next video.